तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्राधय क्लासेस में। सेमेस्टर 4 इतिहास, विश्व इतिहास आपके बुक का नेम है। 1870 से 1950 तक का जो आपका टाइम पीरियड है, इसके बारे में हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे। एंड मैराथन क्लास का ये पार्ट 1 है रेगुलर क्लासेस के लिए। और अगर कल आपका पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री नॉन कॉलेज वालों का, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का, तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज हमने एक मॉडल पेपर क्रिएट किया है। इस मॉडल पेपर में लगभग हर यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किया गया है। इससे होगा क्या, आप पूरे चैप्टर का एक जो यूनिट है आपकी, उस यूनिट का पूरा सार भी आप अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सेमेस्टर 4 पाठ्यक्रम सिलेबस की ओर एक नज़र देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमारे 1870 की जो यूरोप की स्थिति है, बिस्मार्क, संधि प्रणाली, बिस्मार्क और उसके उपनिवेशवाद के जो नियम थे, कैसर विलियम द्वितीय, एंग्लो जर्मन संबंध, रूस जर्मन संबंध जो उनकी ट्रीटी हुई थी उसके बारे में, 1890 से 1914 की राजनीतिक इतिहास, बर्लिन कांग्रेस, बाल्कन संकट। फिर बात करेंगे उत्तर अफ्रीका एवं सुदूर पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यवाद, तीसरे फ्रांसीसी गणराज्य की विदेश नीति, प्रथम विश्व युद्ध के कारण व परिस्थितियां, युद्ध अपराध का प्रश्न, 1905 एवं 1917 की रूसी क्रांतियां, शांति स्थापना के प्रयास, युद्ध ऋण एवं आर्थिक मंदी, सामूहिक सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण। फिर बात करेंगे अपन फांसीवाद का उदय, इटली की विदेश नीति, स्पेन का गृह युद्ध, नाजीवाद का उदय, जर्मनी की विदेश नीति, ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति, म्यूनिख समझौता, लेनिन एवं उसकी नई आर्थिक नीति। फिर यूनिट 4 में हमें देखने को मिलेगा मध्यम पूर्व, जो आपके 1914 से 1915 की जो आपके टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में क्या क्या वहाँ पर काम हुआ और वहाँ पे क्या क्या नई नीतियाँ लागू हुई थी, जैसे कि पुनर्जागरण काम हुआ था। सुदूर पूर्व की बात करूं तो चीन में जो साम्यवाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और जापान का उदय ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिट 5 के अंदर रूजवेल्ट जो कि आपके राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध की और जो आपकी घटनाएं हुई थी वो, युद्धकालीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास MGSU मित्राधय वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका पेपर है, BA सेमेस्टर 4 एग्जाम 2025। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, अधिकतम अंक आपको 120 का रहेगा आपका पेपर जो है। एंड फिर आगे बात करते हैं अपन निर्देश, जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जो खंड ए है उसमें आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के और 5 MCQ के। फिर खंड बे के अंदर 5 प्रश्न रहेंगे जो कि ऑप्शन मिलेगा, सबके अंदर विकल्पीय प्रश्न होंगे। और जो खंड स है निबंधात्मक प्रश्न वाले, वो आपको 5 में से 3 ही करने हैं, ठीक है। और बाकी आप इंस्ट्रक्शंस एक बार दोबारा वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ताकि हर क्या होता है कई बार एग्जाम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस ऑन द वे ऑन द टाइम चेंज भी हो सकते हैं, है ना। एक बार के लिए मॉडल पेपर के लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। खंड ऐसे शुरू करते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन था? हिटलर, बिस्मार्क, केसर विलियम सेकंड, मुसोलिनी। चलिए इसे कमेंट करके बताइए कौन था। तो इसका आंसर है बिस्मार्क। तो देखिए, बिस्मार्क जर्मनी के आयरन मैन कहे जाते हैं। उन्होंने जर्मन एकीकरण और संतुलित विदेश नीति से यूरोप की राजनीति को बल दिया था, मतलब वो संतुलित विदेश नीति लेके आए थे, ठीक है। मोरक्को संकट किस वर्ष हुआ था? तो बात करें मोरक्को संकट 1905, 1914, 1870, 1939। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए 1905। तो देखिए 1905 का क्या है, 1905 का मोरक्को संकट फ्रांस और जर्मनी के बीच टकराव का संकेत था, ठीक है। हुआ किसके बीच था? फ्रांस और जर्मनी, और ये एक तरह से टकराव का संकेत बना, और यही संघर्ष आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, बीज बना, ठीक है। लेनिन की नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? 1917, 1921, 1924, 1939। जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे कमेंट के अंदर।
हाँ, इसका करेक्ट आंसर है आपके 1921। तो 1921 का क्या है, तो रूस की अर्थव्यवस्था को युद्ध के बाद फिर से खड़ा करने के लिए ये आर्थिक नीति लेकर आए थे। कौन? लेनिन लेके आए थे। ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का एक मध्यम रास्ता कह सकते हैं, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का, ठीक है, जो कि इस तरह समझ लीजिए आपकी मिडिल जो अर्थव्यवस्था होती है उसको खड़ा करने के लिए दोबारा, ठीक है। कमाल अतातुर्क का संबंध किस देश से है? तो देखिए किस देश से था? जर्मनी, तुर्की, रूस, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। देखिए कमाल अतातुर्क आधुनिक तुर्की के निर्माता कहलाते थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा और समानता से देश का नया रूप बनाया था, मतलब देश को बदल दिया अपने नियमों के तहत। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, कमाल अतातुर्क के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये तो बड़ा सिंपल सा है। हाँ, कब हुई थी? 1945 के अंदर। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। रिक्सतान, बिस्मार्क की विदेश नीति को रिक्सतान कहा जाता है। कौन सी नीति कहा जाता है? संतुलन नीति। 1879 में जर्मनी और 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसकी संधि हुई थी द्विपक्षीय संधि। 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कमेंट करके बताइए। लेनिन ने किया था। म्यूनिख संधि रिक्सतान और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई थी म्यूनिख संधि। न्यू डील नीति का संबंध किस से था? तो न्यू डील ये नीति है कहाँ लाई गई थी? ये अमेरिका में लाई गई थी, ठीक है। और इसको लागू किसने किया था? ये अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लागू किया था। किस लिए लागू किया था? महामंदी से देश को बाहर निकालने के लिए। वहाँ पे बहुत भयंकर मंदी आ गई थी, उससे बाहर निकालने के लिए न्यू डील नीति लागू की गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा। अब हम खंड ब की तरफ चलेंगे। खंड ब में आपके लघुरात्मक प्रश्न रहेंगे और 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है वहाँ पर यहाँ पे हम आपको दोनों के आंसर बताएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, बिस्मार्क की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। पहले जो शांति नीति, यूरोप में युद्ध टालना उनका उद्देश्य था। शक्ति संतुलन था। मित्रता नीति, फ्रांस अलगाव, फ्रांस को मित्रहीन बनाना, इंग्लैंड सद्भावना, पूर्व नीति, संधि व्यवस्था और विस्तार का विरोध। अच्छा, आप इन टॉपिक्स को देखते चलिए, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इन टॉपिक्स को एक लाइन टू लाइन पढ़ते चलिएगा। चलिए जैसे एक मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो अपने इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं? इतिहास को जीना सीखो, है ना। तो अभी हम इतिहास को जीना ही एक काम करेंगे, इतिहास को जिएंगे। हम एक बार फिर से पुराने टाइम में चलते हैं। समझिए ज़रा सोचो, 1871 का यूरोप है। जर्मनी का एकीकरण अभी अभी पूरा हुआ है। पूरा महाद्वीप जैसे किसी ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चारों ओर युद्ध की ताज़ा खबरें चल रही है। हर देश को डर है कि कभी भी हम पर हमला हो सकता है। ऐसे समय में मंच पर आता है ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क की बात हो रही है। ये आपके बिस्मार्क कौन आते हैं? जब युद्ध चल रहा होता है उस युद्ध के दौरान यूरोप के अंदर हर जगह और जर्मनी के अंदर हर महाद्वीप के अंदर क्या चल रहा है? डर की भावना चल रही है युद्ध के दौरान। और उस बीच में कौन उजागर होता है? ओटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का नया चांसलर। कौन? बिस्मार्क। उसका चेहरा शांत है पर दिमाग उस वक्त के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ, यानी कूटनीतिज्ञ का मतलब है सबसे चालाक वाला और जो नीति से बद काम करे, ठीक है, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क समझ गया था अब तलवार से नहीं कूटनीति से जीना होगा, यानी डिप्लोमेसी। जो उसका पहला लक्ष्य था वो यूरोप में शांति बनाए रखना था। इसमें लिखा ना पहला पॉइंट, शांति नीति। फिर ताकि नया जर्मनी मजबूत हो सके, उसने कहा अगर शांति नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा, ठीक है। फिर इसलिए उसने शक्ति संतुलन की नीति अपनाई। सेकंड पॉइंट क्या है? शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन की नीति अपनाई।
मतलब कोई भी देश इतना ताकतवर न हो जाए कि दूसरे को कुचल सके। मतलब कोई दूसरा देश इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए कि किसी और देश को वो कुचल दे, मतलब उसको ख़त्म ही कर दे। तो फ्रांस को लेकर उसका नज़रिया अलग था। उसे पता था कि फ्रांस बदला लेना चाहता है, ठीक है, इसलिए उसने उसे कूटनीति से जाल में फंसा दिया। कैसे फंसा दिया? उसके जो अर्थव्यवस्था है उस पर अटैक करके, इकोनॉमिकली अटैक करके। उधर ऑस्ट्रिया और रूस जैसे देशों के साथ दोस्ती कर ली, लिखा है मित्रता नीति, ताकि दोनों मोर्चों पर सुरक्षा बनी रहे। बिस्मार्क ने ब्रिटेन से भी सहयोग रखा, क्योंकि वह जानता था कि समुद्रों पर नियंत्रण किसका है? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन पर नियंत्रण, समुद्र पर नियंत्रण का मतलब होता है आधी दुनिया पर नियंत्रण, क्योंकि समुद्रों से ही पहले व्यापार होता था, ठीक है। तो ब्रिटेन किस पर नियंत्रण था? ब्रिटेन का समुद्र के ऊपर। और ब्रिटेन के साथ दोस्ती का जो व्यवहार है वो किसने रखा? जर्मनी ने। बाल्कन क्षेत्र उस समय आग की तरह था, ठीक है। छोटे छोटे युद्ध, जाति विवाद, मतलब आग की तरह क्या था? बाल्कन जो क्षेत्र है, जो कि पूर्वीय क्षेत्र है आते हैं, अपने पूर्व के जितने भी क्षेत्र हैं उनको बाल्कन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उस समय वहाँ पर छोटे छोटे युद्ध चल रहे थे, जाति विवाद चल रहे थे। तो बिस्मार्क ने वहाँ से दूरी बनाए रखी, लिखा है ना पूर्वी नीति। पूर्वी नीति क्या थी उसकी? बाल्कन विवादों से दूरी रखना। कहाँ? जर्मनी का भविष्य पश्चिम के अंदर है, पूर्व में नहीं है। उसने युद्ध से ज़्यादा भरोसा अपनी संधियों पर किया, जैसे कि 1879 के अंदर द्विपक्षीय संधि हुई, 1882 के अंदर त्रिपक्षीय संधि हुई। देखिए, उसका सपना था ऐसा यूरोप बनाना जहां तलवारें म्यान में रहे, जर्मनी केंद्र में हो, और यही हुआ। अगले 2 दशकों तक यूरोप शांत रहा। हर देश बिस्मार्क की ओर देखता था, मानो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरा शतरंज बोर्ड चला रहा हो। यानी कि एक साइड की गेम नहीं खेल रहा, वो दोनों साइड से गेम खेल रहा है। उसे एक नया नाम भी दिया गया, द आयरन चांसलर, यानी कि लोहा चांसलर, जिसने लोहा युद्ध नीति से बुद्धि मनवा दी। मतलब अपनी लोहा का जो उसका तरीका था, लोहा मनवा लिया अपनी बुद्धि से। कहते हैं लोहा मनवाना, उसने अपनी बुद्धि से लोहा मनवा लिया। तो क्या बताया गया इसमें कि परिणाम क्या हुआ इसके? शांति व शक्ति संतुलन। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको आराम से उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1870 में यूरोप की राजनीति स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी 1870 के अंदर यूरोप की राजनीति। तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। यूरोप के अंदर कई देश आते हैं उस टाइम के अंदर, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, यूरोप, ठीक है। मतलब ये सब उस देश का शामिल है, ठीक है। उसके अंदर जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी 1870 के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्रिटेन जो है वो औद्योगिक व समुद्री शक्ति का केंद्र था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि समुद्री शक्ति का केंद्र कौन था? ब्रिटेन। फ्रांस जो है नेपोलियन तृतीय के अधीन शासन था। जो फ्रांस का राजा उस वक्त कौन था? नेपोलियन थर्ड। जर्मनी, तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी, यानी कि वहाँ पे एकीकरण अभी भी चल रहा था। 1870 की बात हो रही है। इटली, तो इटली नवगठित राष्ट्र था, यानी कि उस वक्त उसका जन्म ही हुआ था, इस तरह समझिए, इटली राष्ट्र के तौर पर। और वहाँ पे सुधार का टाइम चल रहा था, वहाँ पे नई नई नीतियाँ लागू हो रही थी। रूस की बात करें तो निरंकुश शासन था, सुधार प्रारंभ हो गया था। शासन तो निरंकुश था लेकिन उसके ऊपर काम शुरू हो गया था, उसके प्रति क्रांति शुरू हो गई थी। ऑस्ट्रिया बहुराष्ट्रीय साम्राज्य है। तुर्की यूरोप का कमज़ोर राष्ट्र था। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे, मैंने बताया ना आपको इतिहास जीने वाले। तो चलिए एक बार फिर पुराने टाइम में चलते हैं। तो 1870 की यूरोप की कल्पना करते हैं, एक ऐसा महाद्वीप जहां ताकत और सत्ता का खेल अपने चरम पर था। जहां ताकत और सत्ता का खेल अपने चरम पर था। औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया था। हर देश मानो मशीनों, कारखानों और व्यापार के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। किसके जरिए? मशीनों, कारखानों और व्यापार के जरिए। मतलब औद्योगिक क्रांति पर ज़्यादा फोकस था। 1870 की बात हो रही है। सबसे आगे था ब्रिटेन, समुद्रों का मालिक,
मतलब उसके लिए एक वाक्य बोला जाता है कि सूरज न डूबने वाला साम्राज्य, जहाँ सूरज ना डूबता हो, यानी कि इतना काम हो रहा है प्रगति के ऊपर कि वो रात में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सूरज न डूबने वाला साम्राज्य। उसकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि व्यापार और नौसेना में भी थी। ठीक है, नौसेना मतलब नेवी। वहीं फ्रांस, मतलब जो आपका फ्रांस है, पता है ना, नेपोलियन थर्ड, तो फ्रांस जो है नेपोलियन थर्ड के नेतृत्व में था। फिर से यूरोप का राजा बनने का सपना देख रहा था। किसका सपना देख रहा था? यूरोप का राजा करना, मतलब पूरे यूरोप पे शासन करने का वो सपना देख रहा था। कौन? नेपोलियन थर्ड। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे बार बार युद्ध की तरफ खींचती हुई चलती है। मतलब उसका जो है कहते हैं झुकाव, वो युद्ध के प्रति ज़्यादा रहता है। वो चाहता है कि इस छोटे छोटे बाकी देशों के साथ लड़ूं और पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लूं। तो ये फ्रांस की स्थिति थी 1870 के अंदर। फिर बात करते हैं जर्मनी। तो जर्मनी उस वक्त की कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन सबको एक झंडे के नीचे लाने का सपना देखा था बिस्मार्क ने, जो धीरे धीरे अपने आयरन एंड ब्लड, यानी आयरन एंड ब्लड में होता है ना, लौह रक्त नीति के सिद्धांतों से जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में लगा था। मतलब मैंने बताया ना, जर्मनी के अंदर एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। उस दौरान 1870 के अंदर बिस्मार्क अपनी लौह रक्त नीति से उसको एकीकृत करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बात करते हैं अपन इटली की। तो देखिए, इटली अभी एक नया राष्ट्र बना था। जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, वैसे ही मैजिनी, गैरिबाल्डी जैसे नेताओं ने उसे एकजुट किया था इटली को। किसने किया था, हेल्पफुल किया था? मैजिनी, गैरिबाल्डी। लेकिन देश के भीतर आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता अभी बाकी थी, तो वहाँ पे सुधार कार्यक्रम चल रहा था, सुधार का दौर था। फिर बात करते हैं रूस की। देखिए, रूस की कहानी थोड़ी सी अलग थी। वहाँ का शासक, यानी कि जो शासक होता है, सम्राट होता है, उसे जार कहते हैं। वो जो जार था वो अभी भी निरंकुश था, लेकिन सुधारों की हवा चलने लगी थी, सुधार प्रारंभ हो गए थे। दास प्रथा के अंत में नई उम्मीदें जगाई। जो दास प्रथा वहाँ पे ख़त्म हुई थी अभी उसने नई उम्मीदें जगा दी थी लोगों में। फिर भी आम जनता और राज सत्ता के बीच गहरी खाई बनी हुई थी। मतलब जो आम जनता है वो अभी भी अपने राजा तक अप्रोच नहीं कर पाती थी, वहाँ अपनी समस्या नहीं रख पाती थी, न्याय नहीं पा पाती थी। कहाँ पर? रूस की बात हो रही है। तो वहाँ पे निरंकुश शासन था। ऑस्ट्रिया, तो देखिए ऑस्ट्रिया बहुराष्ट्रीय साम्राज्य था, यानी कि जहाँ हर जाति और भाषा अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वहाँ पे सभी की एक तरह से पहचान खोई जा रही थी। इसलिए वहाँ एकता की जगह असंतुलन और विरोध ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे खूब सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर छोटे छोटे देश थे, छोटी छोटी कहते हैं तहसीलें, जैसे अपने भारत के अंदर होती हैं, वैसे छोटे छोटे टुकड़े थे, और वो सब अपनी अपनी जातियों को बचाने में लगे हुए थे। कहाँ? ऑस्ट्रिया के अंदर। तो सबसे पीछे खड़ा था तुर्की, जो कभी ओटोमन साम्राज्य कहलाता था। ठीक है, अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि यूरोप उसे सिक मैन ऑफ यूरोप कहने लगा। सिक मैन ऑफ यूरोप का मतलब है यूरोप का बीमार व्यक्ति। ठीक है, इन सब के पीछे पूरा यूरोप एक दौड़ में था, कौन ज़्यादा उपनिवेश बनाएगा, कौन ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। और साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, दोनों ने यूरोप को एक साथ जोड़ा और तोड़ा भी। मतलब किसी ने साम्राज्यवाद अपनाया तो किसी ने राष्ट्रवाद अपनाया, और इससे किसी को फ़ायदा भी हुआ तो वो एक तरह से जुड़ा, और कोई टूटा मतलब किसी को नुकसान हुआ अपनी नीतियों को अपना करके। तो कुल मिलाकर 1870 का यूरोप उस मंच जैसा था जहां हर राष्ट्र अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये प्रतिस्पर्धा ही आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की बीज बनेगी। आगे की बात क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, अपना थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशों की होड़ थी। सैन्यवाद यानी शस्त्र प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। राष्ट्रवाद यानी कि जातीय गर्व और प्रतिशोध बढ़ गया था। संधि प्रणाली, दो विरोधी गुटों का निर्माण हुआ था। किस दौरान में? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आर्थिक कारण, तो बाजार व संसाधनों की स्पर्धा यानी कंपटीशन चल रहा था, अपने संसाधनों को लेकर के, बाजारों को लेकर के। प्रचारवाद की मतलब है अपनी जो प्रेस है, अखबार है, मीडिया है, तो युद्ध समर्थक विचारों का प्रसार हुआ, यानी कि एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना का प्रसार खूब हुआ था कि सामने वाला देश जो देश है
वो हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन ले रहा है, उससे हो क्या रहा था, जो आपके देश के अंदर, खुद के देश के अंदर वो एक तरह से द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, मतलब वो घृणा कर रहे थे दूसरे देश से, और जब घृणा उत्पन्न हुई तब उनमें वो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और वो अपने देश को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। तो ये भी क्रांति का, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। फिर आगे आता है तत्कालिक कारण, तो सराजेवो हत्याकांड। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अपन सराजेवो हत्याकांड को। राजनीतिक विफलता, तो संवाद की कमी थी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, जर्मनी ब्रिटेन में प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन चल ही रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर कि कौन फर्स्ट आएगा किसमें, राज करने में। तो देखिए इसको भी हम थोड़ा सा अपने इतिहास में दोबारा पीछे चलते हैं। साल है 1914, 1914। यूरोप मानो एक बारूद का ढेर बन चुका था। ठीक है, हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा है। कोई उपनिवेशों के पीछे भाग रहा था तो कोई शस्त्रों के पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, अपने दुश्मनों से आगे निकलने की कोशिश हर कोई कर रहा था। सबसे पहले बात करेंगे साम्राज्यवाद की। तो यूरोपीय शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका को अपने झंडों से भर चुकी थी। ठीक है, एशिया और अफ्रीका का भर चुकी थी मतलब है कि एशिया के जितने भी छोटे छोटे देश बने हुए थे, अफ्रीका के अंदर जो छोटे छोटे देश आते हैं, उनके ऊपर सबके किसी ना किसी के झंडे लग चुके थे। किसी का ब्रिटेन का झंडा लग रहा है तो किसी का झंडा लग रहा है। यानी कि जैसे भारत के ऊपर किसका शासन था, ये ब्रिटेन का था ना शासन, वैसे ही एशिया और अफ्रीका के अंदर छोटे छोटे देशों पर जो देश यूरोपीय शक्तियां हैं उन्होंने अपने झंडे लगा दिए थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली सब अपने साम्राज्य को फैलाने में लड़ रही थी। हर उपनिवेश एक कीमती हीरा बन चुका था और यही लालच देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। फिर आया सैन्यवाद यानी कि मिलिट्रिज्म, मिलिट्री। युद्ध के लिए इतनी तैयारी की कि शांति खुद डर जाए। यानी कि इतनी तैयारी कर रहे हैं शांत रह करके युद्ध के लिए कि एक साथ जब युद्ध बोला जाए, हमला किया जाए तो पूरा विनाश ही हो। हर देश हथियारों का अंबार लगा रहा था। बंदूकें, तोपें, जहाज सब तैयार खड़े थे। लोगों को सिखाया जा रहा था कि देशभक्ति का मतलब है हथियार उठाना। अब राष्ट्रवाद की आग भी तेजी हो चुकी थी और हर देश अपनी जाति, भाषा, संस्कृति को सर्वोच्च मान रहा था। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सोचने पर यूरोप ने अपना पूरा राष्ट्रवाद फोकस कर लिया था। खास तौर पर बाल्कन क्षेत्र, जहाँ छोटे छोटे राष्ट्र बड़े साम्राज्यों से आज़ादी चाहते थे। इसी माहौल में बनी संधि प्रणाली, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन्होंने त्रिपक्षीय गुट बनाया और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन्होंने भी अपना त्रिमुखी संधि की। तो कौन बने अलग अलग, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। सेकंड ग्रुप के अंदर कौन आया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। अब ये संधियां सुरक्षा नहीं बल्कि युद्ध के लिए इकट्ठी हो रही थी। मतलब ये राष्ट्र एक दूसरे से सुरक्षा के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे थे, अब मिलकर के युद्ध करेंगे इसलिए इकट्ठे हो रहे थे। अगर एक देश पर हमला होगा तो हम एक साथ उस सामने वाले देश के ऊपर हमला करेंगे, इसलिए ये इकट्ठा हुए। तो आधा यूरोप तो हथियार उठा ही चुका था। फिर जुड़ा आर्थिक कारण, बाजार, कोयला, इस्पात और उपनिवेशों के लिए कंपटीशन चलने लगा। देशों को आर्थिक दुश्मन बना लिया गया। जर्मनी की तेज औद्योगिक क्रांति से तो वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस को डर लगा रहता था, और इसी बीच प्रचारवाद और आ गया जिसने आग में घी डालने का काम किया। प्रचारवाद मैंने आपको बताया ना, प्रेस और मीडिया। तो अखबारों और भाषणों के तहत जनता के मन में दुश्मन देश की जो छवि है वो और भी ज़्यादा जो कहते हैं द्वेषपूर्ण, घृणापूर्ण वो हो गई। और फिर आया वो तात्कालिक कारण जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। 18 जून 1914 को सराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हो गई। ठीक है, एक छोटी सी गोली ने पूरी दुनिया को जला दिया। कैसे? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। रूस ने सर्बिया का साथ दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध में उतर गया। यह था राजनीतिक विफलता, क्योंकि कूटनीति हार गई, संवाद बंद हो गया, तोपें बोलने लगी। यानी तोपें जो है उनसे अब काम होने लगा। अब अपनी बातों से काम नहीं होता था। कोई ऐसा नहीं कि कोई बात कर लें, संवाद कर लें, डिस्कशन कर लें।
तो जर्मनी और ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा ने आग को जो है भड़का दिया था। दोनों राष्ट्र ने अपने अपने साम्राज्यों के घमंड में अंधे हो गए थे। परिणाम क्या रहा? इतिहास ने ऐसा युद्ध देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। लाखों मौत हुई, शहरों का विनाश हुआ, यूरोप की अस्थिरता आ गई, और युद्ध ने जिसने दुनिया को बदल दिया, ये वही युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके 1917 की रूसी क्रांति के कारण लिखिए। तो देखिए 1917 की रूस की क्रांति, इसको समझते हैं। आर्थिक असमानता है, किसानों व मजदूरों की दयनीय दशा हो चुकी है, राजनीतिक दमन। तो देखिए जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, जो जार निकोलस सेकंड है उसका मैंने आपको बताया कि निरंकुश शासन है। युद्ध का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उससे अब सब कुछ त्रस्त हो चुका था। जनता के अंदर जो कहते हैं उत्साह था वो खत्म हो चुका था। औद्योगिक शोषण, तो मजदूर वर्ग पर असंतोष खूब बढ़ गया था, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा था उसके चलते उन्होंने क्रांति की भावना उत्पन्न कर ली थी। क्रांतिकारी दल की बात करें तो बोल्शेविक और मेंशेविक, ये जो दो क्रांतिकारी दल हैं वो सक्रिय हो चुके थे। नेतृत्व किसने किया? लेनिन का उदय हुआ। लेनिन जिन्होंने अपने उदय किया किसका? नई नई नीतियों का, और आगे आए अपने रूस की क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। उनकी जो वैचारिक प्रभाव है उसने पूरे रूस के ऊपर प्रभावित किया। नारा शांति, रोटी और भूमि, ये नारा किसका है? लेनिन का है। सामाजिक असंतुलन, गरीब अमीर के बीच खाई बनती चली गई। और जो सुधार विफलता की बात करूं तो ड्यूमा की शक्तिहीनता। ड्यूमा क्या है? संसद है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं, यही क्या है। अब जरा 1917 के अंदर दोबारा आ जाते हैं। 1917 की रूस की क्रांति की चर्चा करते हैं। तो बर्फ से ढकी हुई सड़कों पर भूखे किसान लाइनों में खड़े हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 1917 का टाइम है, रूस का टाइम है और बर्फ गिर रही है। उस दौरान भूखे किसान लाइनों में खड़े होकर सड़कों पर बैठे हैं। फैक्ट्री के मजदूर थके हुए हैं। जार निकोलस जो कि आपके राजा है, सम्राट है वहाँ का सेकंड, अब भी अपने राजमहल में बेखबर बैठा है। रूस में आर्थिक असमानता चरम पर थी। कुछ गिने चुने अमीरों के पास सब कुछ था, जबकि करोड़ों किसानों के पास और मजदूरों के पास कुछ नहीं था। वो गरीबी में डूबे हुए थे। राजनीतिक दमन भी अपनी हदों को पार कर चुका था। जार की निरंकुश सत्ता ने लोगों को बोलने का हक तक नहीं दिया। ड्यूमा जैसी संसद बस नाम के लिए थी, शक्तिहीन और असहाय, क्योंकि वो तो अपने राजा सम्राट के अधीन आ रखी है। अपने सम्राट कौन हुए उस टाइम पर? रूस के सम्राट थे जार निकोलस सेकंड। तो फिर आया युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध जो हो चुका था उस टाइम पर, उसने रूस को तोड़ दिया था। यानी रूस की जो कहते हैं शक्ति जो थी वो खत्म हो चुकी थी। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। भूखा और गरीबी, मतलब जो भूख है, बेरोजगारी है, उनसे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ गया था। ठीक है। औद्योगिक शोषण ने मजदूरों को बगावत के लिए मजबूर कर दिया। कम वेतन, लंबा काम, कोई अधिकार नहीं। अब ये भी जानते थे कि बदलाव तो जरूरी है ही। इसी माहौल में उभरे क्रांतिकारी दल मेंशेविक और बोल्शेविक। बोल्शेविकों का नेतृत्व कर रहे थे लेनिन। लेनिन कौन से ग्रुप से थे? बोल्शेविक से। ठीक है। फिर बात करें आगे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने जनता को 3 शब्दों में उम्मीदें दे दी। कौन से 3 शब्द थे? शांति, रोटी और भूमि। किसने ये 3 शब्द कहे? लेनिन ने। सामाजिक असंतुलन गहराता गया, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी जो है वह बढ़ती चली गई थी। जार सुधार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर सुधार अधूरा और बेअसर निकला। ठीक है। अंततः जनता का सब्र टूटा। फरवरी में निकोलस द्वितीय का पतन हुआ और अक्टूबर में बोल्शेविक ने सत्ता संभाली। रूस में एक नई सुबह आई जहां पहली बार समाजवादी सरकार बनी। शायद यही वो पल था जब इतिहास ने करवट लिया और पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद की लहर चल पड़ी। यानी कि यहीं से एक तरह से एक नई क्रांति शुरू हुई थी कि पूंजीवाद को खत्म किया जा सकता है और वहां पर समाजवाद लागू किया जा सकता है। एक नए राष्ट्र की जो उदय है वो हो चुका था।
ये आपके रूस की क्रांति है 1917 की। आगे चलते हैं, फासीवाद और नाजीवाद। देखिए फासीवाद नाजीवाद के बीच का अंतर क्या है। तो फासीवाद इटली में उत्पन्न राजनीतिक विचार है, नाजीवाद जर्मनी में हिटलर द्वारा विकसित विचार है। तो फासीवाद कहाँ का है, इटली का। नाजीवाद कहाँ का है, जर्मनी का। और जर्मनी में भी किसकी बात हो रही है, जर्मनी के अंदर हिटलर की बात हो रही है। नेतृत्व किसने किया, मुसोलिनी बनाम हिटलर, यानी कि मुसोलिनी ने किसका सपोर्ट किया, फासीवाद का। हिटलर ने किसका सपोर्ट किया, नाजीवाद का। आधार क्या है, राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद। ठीक है। नीति, राज्य सर्वोपरि और बनाम जाति सर्वोपरि। मतलब कि जो नीति क्या थी, एक मान रहा है कि राज्य सबसे ऊपर है और एक कह रहा है कि जाति सबसे ऊपर है। ये भी हम बात करेंगे, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और प्रतीक क्या है, तो फासिस यानी कि छड़ी, वो है फासीवाद की। और नाजीवाद का चिन्ह क्या है, स्वास्तिक, जो कि हिटलर का चिन्ह भी कहते हैं कई। प्रचार के लिए मीडिया द्वारा विचार प्रसार, यानी कि उन्होंने मीडिया के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया था अपनी नीतियों को ज़्यादातर प्रसार करने के लिए। उद्देश्य क्या था, एक नेता, एक राज्य, एक शक्ति। और परिणाम क्या निकला, द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो इसको भी एक फटाफट से इसको भी एक समझ लेते हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इटली और जर्मनी दोनों देश टूटे, थके और अपमानित थे। सैनिक लौट आए थे लेकिन पेट खाली था। अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, जनता को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसी अंधेरे में जन्म हुआ दो विचारों का, फासीवाद नाजीवाद। दोनों ने एक ही दर्द को आवाज दी, बस इलाज अलग अलग बताया। इलाज जो है, ट्रीटमेंट है, वो अलग अलग बताया। ट्रीटमेंट क्या था, एक फासीवाद एक नाजीवाद। इटली में उठा फासीवाद, जिसके पीछे था एक नेता जिसका नाम है बेनिटो मुसोलिनी। उसने कहा लोकतंत्र कमजोर है, हमें चाहिए एक शक्तिशाली राज्य। उसका नारा था राज्य सर्वोपरि है। मुसोलिनी ने जनता को एक अनुशासित सेना की तरह खड़ा किया। काले कपड़ों में, ब्लैक शर्ट्स में कपड़ों पर मार्च करते थे, मतलब जो सड़कें हैं उनके ऊपर उतर जाते थे ब्लैक शर्ट पहन करके, और एक तरीके से मोर्चा निकाला करते थे। और रोम की गलियों में गूंजती थी ये आवाज़ें, कौन सी, नेता अमर रहे, ड्यूस अमर रहे। ठीक है। और दूसरी ओर क्या था, जर्मनी, जिसकी स्थिति बड़ी ही खराब थी। वर्साई संधि ने उसे अपमानित किया था, सेना सीमित की और अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था। अपमानित क्यों किया, तो वर्साई संधि के तहत जर्मनी को बहुत कम हिस्सा दिया गया था। जो संधि के तहत हिस्सा दिया जाने वाला था, वो हिस्सा बहुत कम देकर के उसका अपमान कर दिया। ऐसे में एक व्यक्ति मंच पर आया, कौन, एडोल्फ हिटलर। उसने कहा हम पराजित नहीं हैं, हमें धोखा दिया गया है। यहीं से शुरू होता है नाजीवाद, जिसका आधार था जातिवाद। जातिवाद का कौन सपोर्ट कर रहा है, नाजीवाद कर रहा है। तो आगे क्या बात करते हैं अपन, नाजीवाद था। फिर हिटलर ने अपने प्रतीक स्वास्तिक के नीचे कहा एक नेता, एक राष्ट्र, एक जाति, यानी कि एक नेता होगा, एक ही राष्ट्र होगा और एक ही जाति होगी। फासीवाद ने शक्ति को राज्य में केंद्रित किया। ठीक है, शक्ति को राज्य में केंद्रित किया, राज्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन नाजीवाद ने अपनी जाति को फोकस किया, आर्य जाति को फोकस किया। मुसोलिनी का जो फासीवाद है वो राष्ट्र के गौरव की बात करता है, और जबकि हिटलर का नाजीवाद वो घृणा की बात करता है, प्रतिशोध की बात करता है, बदले की बात करता है। फासीवाद का प्रतीक था फासिस, जो कि एक छड़ी है, और नाजीवाद का प्रतीक था स्वास्तिक। ठीक है। मुसोलिनी ने क्या कहा, अनुशासन और राज्य के लिए जियो। हिटलर ने क्या कहा, आर्य रक्त और जर्मनी के लिए मरो। दोनों ने प्रचार किया, हथियारों को अपनाया, और अखबार, मीडिया और इन सबको अपना मेन हथियार बना लिया। जो प्रचार करने का तरीका है, मीडिया, उसको अपना मेन मार्ग बना लिया ताकि उनकी नीति और ज़्यादा फैल सके, लोगों को प्रभावित कर सके। फिर परिणाम क्या हुआ इसका, दोनों विचारों ने अपने देश को ताकत दी पर दुनिया को विनाश दिया। 1939 में वही नीति, वही घमंड, वही युद्ध का नशा, और द्वितीय विश्व युद्ध में ये फूट पड़ा। जो उनका गुस्सा था वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर फूट पड़ा। इतिहास ने देखा जहाँ शक्ति की पूजा होती है वहाँ मानवता का नाश हो जाता है। क्या आगे बात करें अपन, ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति उद्देश्य क्या है, हिटलर को शांत रखकर युद्ध रोकना,
नीतिकाल 1935 से 1939 तक। नेतृत्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन। म्यूनिख समझौता 1938 में। चेकोस्लोवाकिया का विभाजन। तो देखिए इसको भी फटाफट से एक बार अपन समझ लेते हैं। क्या है कि जहाँ युद्ध से थकी जनता बस एक ही बात चाहती थी, शांति शांति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने एक नई नीति अपनाई। कौन सी? तुष्टीकरण की नीति। मतलब हिटलर को थोड़ा थोड़ा देने से शायद बड़ा युद्ध टल जाए। मतलब वो क्या कह रहे थे कि अगर हिटलर को हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके देते रहें तो युद्ध टलता रहेगा। ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे कि जर्मनी वर्साई संधि से नाराज़ है, लेकिन वे उससे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। 1938 के अंदर यानी 1938 में म्यूनिख सम्मेलन हुआ, जहां हिटलर को ये जो आपकी चेकोस्लोवाकिया है का हिस्सा दे दिया गया। हिटलर को कौन सा हिस्सा दे दिया गया? चेकोस्लोवाकिया। यह सोचकर कि शायद अब वह संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन इतिहास ने साबित किया कि हिटलर को जितना दिया गया उसने उतना ही मांगना सीखा। वह और अधिक शक्तिशाली होता गया और इंग्लैंड समझ ही नहीं पाया कि शांति का सौदा असंभव है। मतलब इंग्लैंड तो चाहता कि कैसे ना कैसे युद्ध को टाल सकें, जर्मनी को शांत कर सकें और संतुष्ट कर सकें। तो तुष्टीकरण की नीति दरअसल डर और भ्रम का मेल थी। ब्रिटेन को लगा कि वह शांति खरीद सकता है, पर असल में उसने युद्ध की कीमत चुका दी। यानी कि 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो वही ब्रिटेन जिसने शांति की बात की थी अब फिर से युद्ध में उतरने को मजबूर हो चुका था। तो तुष्टीकरण ने युद्ध को टाला नहीं, बस आगे खिसका दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। और यह वही नीति है जिसने शांति तो नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता खोल दिया था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। कमाल अतातुर्क की बात करें तो कमाल अतातुर्क राजनीतिक सुधार, तुर्की गणराज्य की स्थापना करते हैं, धर्मनिरपेक्षता, खलीफात व्यवस्था समाप्त करते हैं, शिक्षा सुधार पे ज़्यादा जोर देते हैं, आधुनिक शिक्षा को, महिलाओं के मताधिकार को, और अरबी जो भाषा है उससे उठ करके उन्होंने लैटिन भाषा जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर सपोर्ट किया। परंपरागत वस्त्रों पर नियंत्रण किया, धर्म और राज्य को अलग माना है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे? देखिए 1919 का तुर्की एक हारा हुआ देश था। ठीक है, याद रखिए जो आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ इनसे आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, उनको आंसर दे सकते हो। 1919 का तुर्की एक हारा हुआ देश था। पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य टूट चुका था, यानी तुर्की को क्या कहा जाता था? ओटोमन साम्राज्य। और यूरोप उसे सिक मैन ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का बीमार व्यक्ति का कहता था। लेकिन उस राख से उठ करके यानी उस वो जो एक कहते हैं बेइज्जती से उठ करके एक नेता सामने आता है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसने कहा अब तुर्की को बीते गौरव की नहीं भविष्य की ज़रूरत है। मतलब हम अपने पुराने गौरव को याद करके बैठे हैं, नहीं, हमें अपना नया भविष्य बनाना होगा। सबसे पहले उसने राजनीति बदली। 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना की और खुद राष्ट्रपति बन गया। फिर उसने कहा शक्ति जनता में है, बादशाह में नहीं है। फिर आया सबसे बड़ा कदम खलीफात का, जिसको उसने समाप्त कर दिया, खलीफात को समाप्त कर दिया। उसने धर्म और राजनीति को अलग बताया, कहा कि इस्लाम हमारी आत्मा है, परंतु हमें संविधान की उतनी ही ज़रूरत है जितना हम इस्लाम को मानते हैं। मतलब उसने संविधान पे ज़्यादा जोर दिया कि भाई आप धर्म को मान रहे हो, बढ़िया बात है, बट हमें संविधान की भी बहुत ज़रूरत है। फिर उसने शिक्षा पर सुधार किया, जैसे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया। मदरसों के अंदर अब विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा है उसको भी पढ़ाने को जोर दिया, प्राथमिकता दी। महिलाओं के अधिकार को बढ़ा दिया गया, उनको मताधिकार और समानता का अधिकार प्रदान किया गया। उसका मानना था कि बिना महिला सशक्तिकरण के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसने भाषा सुधार किए, यानी कि लैटिन भाषा को अपनाया, और ताकि दुनिया से संवाद आसानी हो सके। मतलब अगर हम सिर्फ अरबी भाषा सीखते रहेंगे, अपनी जो एक एरिया की भाषा है उसे सीखेंगे, तो कोई विदेश के अंदर जाकर के क्या बोलेगा, कैसे उससे कॉन्वर्सेशन कर पाएगा। इसलिए संवाद को महत्व देते हुए उन्होंने अदर लैंग्वेजेस पे फोकस किया, जिसमें उन्होंने लैटिन भाषा को अपनाया। वेशभूषा और सामाजिक सुधारों पर काम किया। लोगों से कहा हमारी पहचान हमारी सोच से है, न कि कपड़ों से।
राजधानी इस्तांबुल से बदलकर अंकारा बना दी गई। मतलब पहले राजधानी क्या थी, इस्तांबुल, फिर उससे चेंज कर दिया क्या, अंकारा के तौर पर, क्योंकि अब केंद्र वही था अंकारा, जो नया तुर्की का सांस ले रहा था। एक तरह से जो नया तुर्की है वो अब अंकारा के अंदर ज़्यादा फोकस था। फिर अपन बात करते हैं धीरे धीरे तुर्की एक धार्मिक साम्राज्य से निकलकर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र बन गया था। ठीक है, इतिहास ने मुस्तफ़ा कमाल को नाम दिया अतातुर्क, यानी कि तुर्कों का पिता। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि वो इंसान था जिसने अपने देश को नया जन्म दिया। मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, उसका काम किया है कमाल अतातुर्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बताइए। तो देखिए चीन का भी क्या कुछ ऐसा सही सीन है। चीन में 19वीं सदी का चीन एक सोया हुआ विशाल देश था जिसकी दीवारें ऊंची थी लेकिन आत्मा टूटी हुई थी। विदेशी शक्तियां इंग्लैंड, जापान, फ्रांस उसके अंदर ऐसे घुस आई थी जैसे घर के दरवाजे खुले ही हों, है ना। अफीम युद्धों ने चीन की गरिमा को छीन लिया था, यानी कि जो ओपियम वॉर्स कहते हैं उनको। इसी अपमान ने जन्म दिया राष्ट्रवाद की भावना को। तो 1911 में हुआ एक बड़ा विस्फोट, चिंग राजवंश का अंत हुआ, यानी वहाँ पर एक जो राजवंश था उसका अंत हो गया। क्या नाम है इसका, चिंग। और नेतृत्व क्या था, देखिए नेतृत्व संभाला सुन यात सेन ने। यहाँ पे आपके पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में, सुन यात सेन ने नेतृत्व संभाला, जिसे आज भी आधुनिक चीन का पिता कहा जाता है। आधुनिक चीन का पिता किसे कहा जाता है, सुन यात सेन को। उसने गुओ मिंतांग यानी राष्ट्रीय पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या है, गुओ मिंतांग, और 3 सिद्धांत दिए, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद। उसका सपना था एक स्वतंत्र समाज और एकजुट चीन, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जापानी आक्रमण ने चीन को फिर कमजोर कर दिया। जापान ने आक्रमण किया, फिर भी विरोध से एकता जन्मी। हर चीनी मन में जागा, अब और नहीं सहेंगे। ठीक है, किसान वर्ग में असंतोष गहराता गया। इसी के तहत गरीबी और शोषण के बीच उभरी एक नई विचारधारा, साम्यवाद। इसी आंदोलन को दिशा दी माओ से तुंग ने। यानी जो साम्यवाद है उसको किसने सपोर्ट किया, माओ से तुंग ने। लिखा ना कम्युनिटिज्म, साम्यवाद। अब चीन 2 धाराओं में बंट गया, राष्ट्रवादी और साम्यवादी। यह टकराव आगे चलकर गृह युद्ध में बदल गया, यानी कि सिविल वॉर, यानी कि देश के अंदर ही जो युद्ध छिड़ जाता है उसको हम सिविल वॉर कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। लेकिन अंततः 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई, यानी कि साम्यवादी की, और उसी साल बना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चीनी जनवादी गणराज्य। यह था वो सफर जहां एक कमजोर और विभाजित चीन ने अपने राष्ट्रवाद से खुद को पुनर्जन्म दिया। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या है, वर्साई की संधि है, आर्थिक मंदी है, हिटलर का उदय है, तुष्टिकरण की नीति है। तो कई अभी हमने बात की तो उनको थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं अपन। तो 1939 से पहले का यूरोप एक ज्वालामुखी की तरह था, ऊपर से शांत, अंदर से फटने को तैयार। पहले विश्व युद्ध के बाद बनी वर्साई संधि जर्मनी के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उससे उसकी सेना छीन ली गई थी, यानी किससे छीन ली गई थी, जर्मनी से। क्षेत्र काट दिए गए थे, यानी कि क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया था जर्मनी के क्षेत्रों का। और सबसे बड़ा अपमान, युद्ध का पूरा दोष उसी के सिर पर डाल दिया गया। किस पर, जर्मनी के ऊपर। यही अपमान दूसरे विश्व युद्ध का पहला बीज बना। फिर आई आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी का क्या है, भूख, बेरोजगारी, इन सब से बेहाल होकर जर्मनी में यही माहौल था। एक व्यक्ति उठा, एडोल्फ हिटलर। उसने कहा हमारा सम्मान लौटाओ, हम फिर से महान बनेंगे। उसकी यह बदले की भावना को लोगों की उम्मीद मिली और विनाश की ओर ये चलता गया। हिटलर ने सैन्यवाद और साम्राज्यवाद को अपनी नीति की जड़ बनाया। हर जगह विस्तार, हर जगह आर्य गौरव की बात, राइन क्षेत्र पर कब्जा, ऑस्ट्रेलिया का विलय, ऑस्ट्रिया का। हर कदम ने यूरोप को डराया पर किसी ने रोका नहीं, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तुष्टिकरण की नीति में फंस चुके थे। उन्होंने सोचा अगर हिटलर को थोड़ा देने से शांति मिले तो बुरा क्या है। लेकिन हिटलर ने शांति नहीं, मौके देखे। वो बढ़ता गया और ब्रिटेन को बस देखता चला गया। इसी बीच राष्ट्रसंघ, जो शांति का रक्षक था,
खुद निष्क्रिय साबित हुआ। कोई सेना नहीं, कोई निर्णय नहीं। जो राष्ट्रसंघ बना था यूएनओ, उसने कुछ निर्णय नहीं लिया उस दौरान। वो सिर्फ कागज पर बना हुआ एक संगठन था। दुनिया फिर हथियारों की तकनीकी स्पर्धा के अंदर जुट गई थी। हर देश अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त था। राष्ट्रवाद और प्रतिशोध की आग फैल चुकी थी। जर्मनी, इटली, जापान तीनों ध्रुवी राष्ट्र बन चुके थे। ठीक है, एक्सेस पावर जिन्हें कहते हैं। और वो दिन आया 1 सितंबर 1939, जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस बारूद फट ही गया एक तरह से समझिए, और दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 6 साल का विनाश, करोड़ों मौतें और इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन मानवता फिर भी घायल की घायल ही रह गई। ये था आपके द्वितीय विश्व युद्ध। अगला टॉपिक है अपना संयुक्त राष्ट्र संगठन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें, प्रथम कदम है 1941 के अंदर अटलांटिक चार्टर से आरंभ हुआ। मॉस्को घोषणा यानी 1943 में सहयोग की बात की गई। डम्बार्टन यानी ऑक्स योजना 1944 में रूपरेखा तय हुई। तो देखिए, इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो धरती पर सिर्फ मलबा और मौन था। लोग थक चुके थे। अब उन्हें हथियार की नहीं, शांति चाहिए थी। यही वह समय था जब दुनिया ने सोचा एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां विवाद और युद्ध नहीं, संवाद सुलझाए जा सके। ठीक है, पहला कदम आया 1941 के अंदर अटलांटिक चार्टर से, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, दुनिया में स्वतंत्रता और सहयोग की असली शक्ति है। जो स्वतंत्रता और सहयोग है वही हमारी असली शक्ति है। इसके बाद 1943 की मॉस्को घोषणा हुई, जिसने कहा एक नई वैश्विक संस्था बनाई जाए। ठीक है, फिर 1944 में डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन होता है, जहाँ इस संस्था की रूपरेखा रखी जाती है। कब होता है ये? 1944 के अंदर होता है। क्या नाम है इसका? डम्बार्टन ऑक्स योजना। फिर अब दुनिया उम्मीद देख रही थी कि अंतिम कदम क्या था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में, जहाँ 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 26 जून 1945 को ये चार्टर बना और 24 अक्टूबर 1945 से लागू हुआ। यही दिन आज संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। इस संगठन का उद्देश्य था विश्व शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास। इसके 5 प्रमुख अंग बने थे: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद और सचिवालय। ठीक है, क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद और आपके आईसीजे, जिसको हम कहते हैं आपके जो न्याय के लिए बनाया गया था। ठीक है, न्याय परिषद। फिर बात आती है आपके सचिवालय की। आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और फिर हम बात करेंगे इसके अंदर ये आपकी सुरक्षा परिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि अब दुनिया के एक देश की तरह एक मेज पर बैठकर बात करता था। युद्ध से निकली हर रात की अब यहाँ पर चर्चा होती थी और यहाँ पर मानवता को सबसे पहले रखा जाता था। चलिए फिर आगे चलते हैं। खंड से यानी कि निबंधात्मक प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए कौन कौन से। कैसर विलियम द्वितीय का विदेश नीति, यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रभाव, 1919 से 1939 तक इटली की विदेश नीति, चीन में साम्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो देखिए इसको हम फटाफट से सबको एक करते चलते हैं। कैसर विलियम, तो कैसर विलियम द्वितीय 1888 में जर्मनी के सम्राट बनते हैं। तो देखिए साल था 1888 का, जब जर्मनी में सिंहासन पर बैठा एक नया सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, जो महत्वाकांक्षी था, आत्मविश्वासी था और सबसे बड़ी बात वह चाहता था कि जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने। यही थी उसकी नीति, यानी विश्व नीति। उससे सबसे पहले जर्मनी की विदेश नीति संभाल रहे थे बिस्मार्क, जो शांति और शक्ति संतुलन में विश्वास रखते थे। तो विलियम ने आते ही कहा, हमें शांति नहीं प्रभुत्व चाहिए। और यहीं से जर्मनी की विदेश नीति की दिशा बदली गई। उसका दृष्टिकोण था आक्रामक यानी कि विस्तारवादी। उसने साम्राज्यवाद को अपना हथियार बनाया और एशिया तथा अफ्रीका में नए उपनिवेशों की खोज शुरू कर दी। वह चाहता था कि जर्मनी भी इंग्लैंड की तरह समुद्रों का राजा बने। इसलिए उसने नौसैनिक नीति को शुरू कर दिया, जहां जहाज़ों और हथियारों की स्पर्धा चालू हो गई। ये बात को सुनते चलिए। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच खाई गहरी कर दी गई। रूस के उसके संबंध धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। बिस्मार्क के समय री इंश्योरेंस की जो ट्रीटी हुई थी वो होती चली गई, बढ़ती चली गई।
विलियम ने रद्द कर दी किसको, उस ट्रीटी को, जिससे रूस जो क्रांति है वो एक बार फिर से अपने करीब पहुंच चुका था, क्रांति के करीब। अब यूरोप दो गुटों में बंट गया था, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये दूसरी तरफ आ गए थे। शक्ति संतुलन खत्म हो चुका था। विलियम की नीति में फ्रांस के प्रति प्रतिशोध की भावना बहुत ज़्यादा झलक रही थी, और जो विलियम द्वितीय हैं वो सैन्यकरण की ओर राष्ट्रीय गौरव समझते थे। लेकिन यह सब अंत में जर्मनी के लिए एक जाल साबित होता है, क्योंकि नीटो ने यूरोप को हर कोने में अविश्वास और तनाव की जगह गहरे कर दिया था। तो रूस जो है बिगड़ते हुए कूटनीति का रिश्ता पाता है और मोरक्को संकट का शामिल हो जाता है। बाल्कन नीति है, ऑस्ट्रेलिया को पूर्व समर्थन है, राजनीतिक विफलता है, इस प्रकार से आपके रहता है। तो देखिए अभी हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, अभी खूब लंबी क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको आपके नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। तो आप यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आपकी यूरोपीय साम्राज्यवाद 19वीं सदी का प्रमुख वैश्विक प्रवाह है। राजनीतिक प्रभाव क्या होता है, उपनिवेशों का नियंत्रण होता है। आर्थिक प्रभाव शोषण आधारित व्यवस्था है। सामाजिक प्रभाव पश्चिमी संस्कृति का प्रसार है। शैक्षिक प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। धार्मिक प्रभाव ईसाई मिशनरियों की सक्रियता। औद्योगिक प्रभाव कच्चे माल की आपूर्ति केंद्र। प्रौद्योगिकी प्रभाव रेल, डाक और संचार का विकास होना। प्रशासनिक प्रभाव रेल, नई प्रशासनिक संरचना लागू होती है। कृषि परिवर्तन यानी कि नकदी फसलों की खेती बढ़ती है। व्यापारिक संबंध क्या होता है, विदेशी व्यापार पर निर्भरता। राजनीतिक संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म, नस्लीय भेदभाव और श्वेत श्रेष्ठता की धारणा। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, युद्धों की संभावना बढ़ जाती है और संस्कृति मिश्रण हो जाता है, धन संचय बढ़ जाता है। एशिया पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो भारत, चीन, जापान ये इससे प्रभावित हो जाते हैं खूब। अफ्रीका पर प्रभाव पड़ता है, विभाजन और शोषण हो जाता है। अफ्रीका के अंदर कई जगहों पर विभाजन की नीति लागू हो जाती है। अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नए उपनिवेश बनकर आते हैं, व्यापार को अफेक्ट होता है। नकारात्मक पक्ष क्या है, दासता, असमानता, दोहन। सकारात्मक पक्ष क्या है, विज्ञान और तकनीक का प्रसार। परिणाम क्या हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था में यूरोप का प्रभुत्व होता है। निष्कर्ष, साम्राज्यवाद ने दुनिया को जोड़ा भी और बांटा भी। 1919 से 1939 तक इटली की विदेश नीति। तो देखिए प्रथम युद्ध के बाद इटली अपमान और हानि से निराश था। मुसोलिनी का उदय 1922 में सत्ता संभाल कर नई दिशा दी। मुख्य लक्ष्य क्या था, इटली को विश्व शक्ति बनाना चाहता था। रोमन गौरव, पुराने साम्राज्य की महिमा है पुनः स्थापित करने की चाह। फासीवाद नीति, तो शक्ति और अनुशासन आधारित विदेश दृष्टि है उसकी। भूमध्य नीति है, जिसके अंदर वो चाहता है कि भूमध्य सागर को इटली की झील बनाया जाए। अफ्रीकी नीति है, इथोपिया आक्रमण है। फिर जर्मनी की समीपता है, जिसके अंदर प्रतिबंधों के बाद हिटलर से गठबंधन उन्होंने कर लिया। स्पेन का गृह युद्ध, आप एक बार नोट्स को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अभी क्या हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, जैसे आगे क्लास कंटिन्यू नहीं सकती, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा माइक के अंदर इश्यू आ रहा है ना। अभी भाई नोट्स को पॉज करके पूरा से एक बार देख लीजिएगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम है, उसके प्रभावों का वर्णन है, ठीक है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना।